नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष, राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का 4th चैप्टर रासायनिक बलगतिकी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं अणुसंख्यता के बारे में। ठीक है जी। तो अणुसंख्यता और कोटि दो यहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले ही आपको बता दूँ, सरल अभिक्रिया रहेगी तो वहाँ पे अणुसंख्यता जो रहेगी वो किसके बराबर होगी? कोटि के बराबर होगी। लेकिन जटिल में यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की कुल संख्या को ही क्या बोला जाता है? अभिक्रिया की अणुता बोला जाता है। ठीक है, ये आपको कोटि जब हमने पढ़ा था, ऑर्डर हमने पढ़ा था, उसकी तरह आपको ये लग रहा होगा और स्वाभाविक भी है, क्योंकि सरल अभिक्रियाओं में दोनों चीज़ें बराबर होती है। ठीक है, अभी आपको पूरी तरीके से एग्जाम्पल के साथ में समझ में आएगा। और यदि ये वाली परिभाषा पसंद नहीं आ रही है तो दूसरी ले लो। किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की वह संख्या जो एक साथ क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होती है। दोनों बातें एक ही है, कहने का तरीका अलग है। ठीक है, वहाँ पे हमने उत्पाद नहीं बनाया, वहाँ पे मान के चलो कि कॉमन सेंस से बिल्कुल उत्पाद ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और चीज़ ऐड कर दी कि क्रिया कर रहे हैं तो उत्पाद तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाती है भैया? अणुसंख्यता कहलाती है। दोनों परिभाषाएं आपकी बुक में दी हुई है, दोनों आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सर अणुसंख्यता और कोटि को देखना भाई। यदि मैं आपको पूछता हूँ कि भैया यहाँ पे आप बताओ कोटि क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर कोटि यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ भैया अणुसंख्यता या फिर अणुकता जो होगी ना, वो भी भैया 1 होगी। कैसे? देखो यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे कितनी है? 1 है। यहाँ पे 1 और 1 2 हो गई, यहाँ पे 2 और 1 कितनी हो गई? 3 हो गई। यहाँ पे 2 और 1 कितनी हो गई? 3 हो गई। तो आप बोलेंगे सर फिर अणुकता और कोटि में अंतर ही क्या रह गया? तो ये आप जब जटिल अभिक्रियाएं देखते हैं जो एक से ज़्यादा पदों में जो हो रही है, ठीक है, उनमें ये चीज़ें क्या होती है? अलग अलग हो जाती है। ठीक है, सरल अभिक्रियाएं एक साथ ही हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे अणुकता भी सेम हो जाएगी और कोटि भी सेम हो जाएगी। क्लियर है भाई? ठीक है, तो लिखा हुआ भी है, सरल अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की कोटि और अणुकता क्या होती है भैया? समान होती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात देखना, जो अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती है उन्हें क्या बोला जाता है? जटिल अभिक्रिया बोला जाता है। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जो अभिक्रियाएं एक से ज़्यादा स्टेप में यहाँ पे संपन्न होगी उन्हें क्या बोला जाएगा? जटिल अभिक्रियाएं बोला जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो जटिल अभिक्रियाएं होती है उनमें जरूरी नहीं है कि भैया कोटि जो रहेगी वो अणुकता के बराबर रहेगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? सरल अभिक्रियाओं के लिए है। अब एक और ये इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें यहाँ पे अणुकता किसको माना जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, जटिल अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की अणुकता को अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा यानी मैकेनिज्म द्वारा ज्ञात किया जाता है। लेकिन राजस्थान बोर्ड की हम बात करते हैं तो इसके अनुसार अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं, परमाणुओं और मूलकों की कुल संख्या को ही क्या मानेंगे? हम अणुकता मानेंगे। कितनी बात क्लियर है? ठीक है, जटिल अभिक्रियाओं में क्रियाविधि के सबसे जो धीमा पद होता है, सबसे धीमी गति वाला जो पद होता है उसको क्या बोला जाता है? वेग निर्धारक पद। अब आप बोलेंगे सर मैकेनिज्म कहाँ पे आएंगे? तो आपकी बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वहाँ पे हम क्रियाविधियों को यानी कि मैकेनिज्म को समझेंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, तो एक बात समझ में आई है कि सर जो जटिल अभिक्रियाओं में सबसे स्लो गति वाला जो पद होगा वही क्या होगा? यहाँ पे वेग निर्धारक पद होगा। ठीक है, और यदि हम बात करें तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसका निर्धारण भी हम किससे करते हैं? यहाँ पे इसी पद से करते हैं। यानी कि जटिल अभिक्रियाओं में सबसे जो धीमा पद होता है उसी को क्या बोला जाता है? वेग निर्धारक पद। और यही क्या करता है? अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण भी करता है। एक सारणी आपको नजर आ रही होगी जहां पे मैंने आपके सामने सरल अभिक्रियाओं के, जटिल अभिक्रियाओं के, छद्म एकाणुक अभिक्रियाओं के और जो अलग से रिएक्शंस होती है उनके यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सबसे पहले गौर करिएगा किस पे? सरल अभिक्रियाओं पे। तो ये वही एग्जाम्पल है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, पांचों में, ठीक है, पांचों एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा है कि सर यहाँ पे अणुकता और कोटि क्या है? समान है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे इस वाली रिएक्शन को ले लो, लास्ट वाली को, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? मैं आपको बोलता हूँ, आंखें बंद करके बोलो कि भैया अणुकता क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 2 + 1।
ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। अब कोटि बोलो तो आप बोलोगे सर बात तो एक ही है, कहाँ दिक्कत है? तो फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया जटिल अभिक्रिया के लिए अलग रहेगी, ठीक है, सरल अभिक्रिया के लिए तो सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जटिल अभिक्रियाओं को बताओ। जटिल अभिक्रियाओं की हम बात करते हैं तो ये जो यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, वैसे मैं इनको आपके बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वहाँ पे इनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ कि इसकी अणुकता की तो कितनी होगी, 2 होगी, और कोटि भी यहाँ पे 2 होगी। मैंने ऐसा नहीं बोला कि भैया जटिल अभिक्रिया में अलग ही होगी, मतलब समान भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन सरल अभिक्रियाओं की बात करें तो यहाँ पे तो हमेशा समान ही होगी, ठीक है। अब इसकी बात करें तो 4 और 1 कितने हो गए, 5। तो ये तो क्या हो जाएगी अणुकता, और कोटि हम किससे निकालेंगे जब हम इसका मैकेनिज्म या फिर क्रियाविधि देखेंगे। क्लियर है भाई, ठीक है। अच्छा, अब बात करना छद्म एकाणुक। छद्म लिख लो इसको, छंदम नहीं है, छद्म एकाणुक। तो ध्यान दीजिएगा C12, वैसे ये आपके सिलेबस में आती नहीं है बट फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा क्या होती है। C12 H22 O11 H2 के साथ मिला रहे हैं तो ये क्या बनेगा C12, यहाँ पे C12 लिखो, ठीक है। C6 लिख लो यहाँ पे, है ना, C6, O नहीं है, ये C6 है, O नहीं है यहाँ पे, C6 H12 O6, C6 H12 O6। और इसको आप वैसे भी देख सकते हो, कार्बन कितने हैं, 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए, क्लियर काम। अच्छा, हाइड्रोजन कितने, तो आप बोलेंगे सर 12 12 24 हो गए, यहाँ पे 24 22 और 2 24 हो गए, 11 और 12, ठीक है। यहाँ पे ये 6 और 6, ठीक है, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे अणुकता की तो कितनी होगी, 2, कोटि कितनी होगी, 1। क्लियर है। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान रख लो। वैसे जो एग्जाम में पूछी जाती हुई रिएक्शंस हैं वो सिर्फ इतनी हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। राजस्थान बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। बाकी ये फिर भी आप नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अणुकता और कोटि में बिल्कुल भी यूँ नहीं करना है कि यार सर ये क्या होगी ये क्या होगी, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो कि सरल अभिक्रिया है तो दोनों चीज़ें समान चलेगी। यदि बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, अन्य अभिक्रियाओं की, जटिल अभिक्रियाओं की, इन सब की बात करते हैं, छद्म की बात कर लेता हूँ, तो ये सब क्या होंगी यहाँ पे, अलग अलग भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ और सिर्फ किससे निर्धारण होगा, यदि हम क्रियाविधि या फिर मैकेनिज्म को देखते हैं। क्लियर है भाई बात, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, धन्यवाद।